तो है आयनन ऊर्जा एक जगह पढ़े थे और हम लोग कहां पढ़े थे? परमाणु संरचना में। परमाणु संरचना में मैंने जब आयनन ऊर्जा पढ़ाया था तो मैंने एक बात वहां पर कहा था कि आयनन ऊर्जा को आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, आगे भी चल करके पढ़ेंगे। समय विष्णु थोड़ा सा आवाज इसका कम करिएगा, इसकी वॉल्यूम कम कीजिए, थोड़ा सा सबसे किनारे वाला थोड़ा सा कम कीजिए ताकि सुनाई दे लेकिन इको ना बने। आवाज इतनी पर ठीक है? और कम? अब ठीक है? आवाज आ रही है? थोड़ा बढ़ाओ, हल्का बढ़ाओ, बस इतना ठीक है ना। देखिए आयनन ऊर्जा के बारे में हल्का और बढ़ाओ, हल्का सा। आयनन ऊर्जा के बारे में देखिए, बड़ी रिकॉर्डिंग करना आसान काम नहीं है, बहुत पेचीदा काम होता है, बहुत, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग को भी, हमको भी, दोनों लोग को। देखिए आयनन ऊर्जा के बारे में मैं चर्चा करूं। ये परमाणु का नाभिक है, ठीक है? परमाणु का ये पहला कक्षा है और चलो ये मान लो सबसे बाहर वाला कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने कह दिया संयोजी कक्षा। क्या कह दिया? याद रखना, संयोजी कक्षा। संयोजी कक्षा का मतलब बाह्यतम कक्षा। जब भी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो समझो कि बाह्यतम कक्षा से निकल रहा है, क्योंकि जब तक बाहर का इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा अंदर के कक्षा का इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। हमेशा कोई परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है हमेशा के लिए तो इसे अनंत कक्षा में भेजना पड़ेगा। बताता हूं अनंत कक्षा क्या है। तो कहते हैं कि नाभिक अपने इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करके रखता है। अगर यह नाभिक अपने इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित न करे तो फिर ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमेंगे नहीं। लेकिन हर चीज के आकर्षण का एक सीमित दायरा है। जैसे धरती है, धरती भी अपने वायुमंडल में उपस्थित चीजों को अपनी ओर खींचती है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। लेकिन धरती की गुरुत्वाकर्षण की भी एक सीमा है। धरती की गुरुत्वाकर्षण लगभग 14 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद समाप्त हो जाता है। उसके ऊपर अगर कोई चीज है तो उसको धरती खींच नहीं पाएगी। या ऐसे कहें कि अगर हम किसी चीज को उठाकर फेंक दें सीधे 14 किलोमीटर की ऊंचाई या उससे ज्यादा की ऊंचाई पर, तो फिर धरती उसे अपनी ओर वापस मंगा नहीं पाएगी, खींच नहीं पाएगी, क्योंकि धरती का आकर्षण क्षेत्र से वो पदार्थ बाहर चला गया, प्रक्षेप हो गया। बात समझ में आए? वैसे ही अगर नाभिक की भी खींचने की एक सीमा होती है, नाभिक की सीमा कहीं ना कहीं जाकर के तो खत्म होगी, खींचने की सीमा कहीं ना कहीं जाकर तो खत्म होगी। जिस स्थान पर नाभिक की खींचने की सीमा समाप्त होती है वही स्थान अनंत कक्षा होता है। क्या होता है? अनंत कक्षा होता है। यानी जहां सीमा समाप्त होती है वहां से नाभिक के बीच में अनंत कक्षाएं होती हैं। ये लास्ट बाउंड्री होता है। इसके इस पार अगर इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक इसको अपनी ओर खींच नहीं पाता है। तो क्या देखें, अगर हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक से, परमाणु से निकाल दें, हमेशा के लिए आजाद करा दें, तो इसे कम से कम अनंत कक्षा में तो जरूर जा भेजना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? जैसे एक कलम है मेरा, हम चाहते हैं कि इसे धरती से आजाद करा दें तो इसको कम से कम 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजो, वरना अगर नीचे रह गया तो फिर से धरती पर आ जाएगा। वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक अनंत हमेशा के लिए निकाल दें तो इसको अनंत कक्षा में भेजना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि हम रिकॉर्डिंग हो रहा तो नहीं बोल पाएंगे? हम रिकॉर्डिंग में माइक रख के आ जाते हैं, समझिए, नजर बनाए रखिए। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहां पहुंचा देंगे तो यह इलेक्ट्रॉन अब आजाद हो जाएगा, क्योंकि इस पर अब नाभिक का आकर्षण नहीं लगेगा। तो कहेंगे कि ये परमाणु से हमेशा के लिए क्या हो गया? निकल गया। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। कारण क्या? कारण यह है कि जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हो कक्षा की ऊर्जा बढ़ती है।
जब बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन को जब यहां ले जाओगे तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि मेरे पास तो ऊर्जा है नहीं भाई, हम कैसे जाएंगे। तो बोला कि तू बता कि तुमको यहां से यहां जाने में कितनी ऊर्जा चाहिए, जितनी ऊर्जा चाहिए हम दे दे रहे हैं और तू निकल जो। तो इसको यहां से यहां पहुंचाने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी और यही दी गई ऊर्जा कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि किसी अलग थलग गैसीय परमाणु, अलग थलग गैसीय परमाणु का मतलब बिलगित। बिलगित एक शब्द है एनसीईआरटी में। बिलगित का मतलब अलग थलग, अलग थलग गैसीय परमाणु। सुन लो, धरती पर जितने भी पदार्थ हैं, तत्व हैं, वो बंधन बना करके हैं, केवल अक्रिय गैस को छोड़ देना। धरती पर जो भी पदार्थ हैं, तत्व हैं, वो परमाणु के रूप में कुछ भी नहीं है। सारे परमाणु बंधन बना लेते हैं, यानी उनके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेता है। और जब तक साझेदारी किए रहेगा तब तक स्वतंत्र करना मुश्किल है, क्योंकि जब दो परमाणु के इलेक्ट्रॉन आपस में बंधन बनाते हैं तो इन पर जिम्मेदारी होती है दोनों नाभिकों को जोड़ने की। यानी लड़का लड़की अगर विवाह कर ले तो वो मजबूर हो जाता है। जब तक रंडा बंडा है तब तक गुजरात भेज दे चला जाएगा, विदेश भेज दे चला जाएगा। शादी होने के बाद वो कहीं नहीं जा पाएगा, है ना जी। शादी होने के बाद कैसे जा पाएगा? बंधन में हो गया। इधर मायके भी देखना है और ससुराल भी देखना है, दोनों को जोड़े रखने का काम है। मायके ससुराल का मतलब नाभिक, दो नाभिकों के बीच में फंस जाता है इलेक्ट्रॉन, फिर नहीं जा पाता है। तो पहले क्या करना होगा? हम बंधन को तोड़कर परमाणु को अलग थलग कर ले, ताकि इनका इलेक्ट्रॉन क्या हो सके? स्वतंत्र। बाह्यतम कक्षा का संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम पहले स्वतंत्र करेंगे। मतलब स्वतंत्र करने का मतलब बंधन मुक्त करेंगे। बंधन मुक्त करने का मतलब होता है कि बंधन को तोड़ना। और जब बंधन तोड़ते हो तो अणु का बंधन टूटेगा तो परमाणु बनेगा। जैसे उदाहरण देता हूं, Cl2 एक अणु है, Cl दो परमाणु बंधन में है, गर्म करेंगे बंधन टूट गया, Cl परमाणु हो गया। अब यह परमाणु के रूप में हो गया, इनका इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। तो ऐसे परमाणु को कहेंगे विलगित परमाणु या अलग थलग गैसीय परमाणु। एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है कि आयनन ऊर्जा के मापन के लिए विलगित परमाणु का उपयोग किया जाता है क्यों, यानी हम गैसीय परमाणु लेते हैं क्यों। तो इसका जवाब हमारे पास क्या है कि जब हम किसी पदार्थ को लेते हैं तो उसके परमाणु बंधन में होते हैं। हर परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा का साझेदारी करके बंधन बनाए होता है, इसलिए उसे गर्म जब करते हैं तो उनके बंधन टूटते हैं और परमाणु अलग थलग हो जाता है, जिससे उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन बंधन मुक्त हो जाते हैं। अब उन इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान होता है, इसीलिए आयनन ऊर्जा के मापन के लिए हमें परमाणु लेना होता है, विलगित यानी अलग थलग परमाणु लेना होता है। ये बातें समझ में आ गई। तो अगर मेरे पास कोई विलगित परमाणु है, अलग थलग परमाणु है, इसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अनंत कक्षा में पहुंचाना है, तो इसके लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उसी ऊर्जा को कहते हैं आयनन ऊर्जा। सीधा सीधा परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर धनायन बनाना है। परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर धनायन बनाने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसी को कहते हैं आयनन ऊर्जा। क्लियर है? The minimum amount of energy which is required to release an electron from valence orbit to infinite orbit is known as ionization energy। यानी ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी अलग थलग गैसीय परमाणु यानी विलगित गैसीय परमाणु, जो किसी अलग थलग गैसीय परमाणु यानी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर अनंत कक्षा में ले जाने के लिए जरूरी होता है, उसे कहते हैं आयनन ऊर्जा। फिर से सुने, आयनन ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, कम से कम ऊर्जा है, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी विलगित गैसीय परमाणु, अलग थलग गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को अनंत कक्षा में निकालने के लिए जरूरी होता है, आयनन ऊर्जा कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत है? तो आप लोगों को चाहिए कि ये डायग्राम अच्छे से बना ले। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा
ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी विलगित गैसीय परमाणु, जो किसी विलगित 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 विलगित, हिंदी में लिखो विलगित विलगित, अंग्रेजी में लिखो आइसोलेटेड, अंग्रेजी में लिखो आइसोलेटेड विलगित गैसीय परमाणु, विलगित गैसीय परमाणु, ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अलग थलग गैसीय परमाणु, ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अलग थलग गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को अनंत कक्षा में निकालने के लिए जरूरी होता है, अनंत कक्षा में निकालने के लिए जरूरी होता है, अनंत कक्षा में निकालने के लिए जरूरी होता है आयनन ऊर्जा कहलाता है, आयनन ऊर्जा कहलाता है, आयनन ऊर्जा कहलाता है। मात्रक, आयनन ऊर्जा का 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 मात्रक क्या हो सकता है? किलो जूल पर मोल, हम एक मोल में निकालते हैं, आप जूल पर मोल भी ले सकते हो, जूल पर मोल ले सकते हो, आप कैलोरी पर मोल ले सकते हो, आप ले सकते हो किलो कैलोरी, किलो कैलोरी पर मोल ले सकते हो, आप ले सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल ले सकते हो। लगातार लगातार आयनन ऊर्जा का क्रम, इसको थोड़ा ध्यान से देखें, सारे स्टूडेंट इस बात को ध्यान से देखें। बॉयज एंड गर्ल्स लिसन प्लीज। मेरे सामने यह एक कोई परमाणु है, देखना अच्छे से समझिएगा, सारे लोगों की नजर मेरी तरफ होनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। इस चैप्टर का डायरेक्ट एप्लीकेशन आवर्त सारणी पर है, मतलब आवर्त सारणी का एप्लीकेशन डायरेक्ट पूरे इनऑर्गेनिक पर है और आयनन ऊर्जा वगैरह तो अन्य चैप्टर में भी आने वाला है। इसलिए सारे लोग सीरियसली इधर देखें। यह एक परमाणु है और इस परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। और इसका आकार मैं बना दे रहा हूं, सपोज करो कि परमाणु का आकार है और ये नाभिक है और ये बाह्यतम कक्षा, अंदर में कक्षाएं होंगी, लेकिन हम अंदर की कक्षा की कोई बात अभी नहीं कर रहे हैं। अंदर की कक्षा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अंदर की कक्षा की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से निकालना है, तो हम केवल बाह्यतम कक्षा, अंदर में कक्षाएं हो सकती हैं। इसमें नाभिक ने अपने इलेक्ट्रॉन को खींच रखा है, ये परमाणु है। क्या होगा जब इसकी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दी जाए? तो इसे देनी पड़ेगी आयनन ऊर्जा और इस आयनन ऊर्जा को बोलेंगे प्रथम आयनन ऊर्जा और उसके बाद ही बन जाएगा धन आयन। बोलो सही है कि गलत? लेकिन इस स्ट्रक्चर में देखो ये सेम है। अगर मैं इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं
तो जरूर इसकी आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी, जो कि पहली आयनन ऊर्जा कहलाएगी। लेकिन अब परमाणु का आकार जो है घट जाएगा। आप लोग को पीछे क्लास में पढ़ाया गया है कि परमाणु से धनायन का आकार क्या हो जाता है। तो परमाणु से इस धनायन का आकार क्या हो गया, थोड़ा ढेर छोट कर दिया। परमाणु से धनायन का आकार छोटा हो गया बेटा, यानी इसमें इसकी आकार की कमी तो आई ही, लेकिन जेड इफेक्टिव का वैल्यू भी इसका क्या हो गया, बढ़ गया। बोलो हाँ या ना। तो क्या अब यह दूसरा इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से त्यागेगा क्या? जितनी आसानी से इसने यहां इलेक्ट्रॉन त्यागा था, क्या अब भी उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अब यहां पर नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए कौन, यानी नाभिक जो है पहले की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली हो गया। और नाभिक जो ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो नाभिक की लगने वाली खिंचाव बल बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो सिकुड़ करके साइज क्या हो गया, छोटा हो जाएगा। इसलिए अगर कोई दोबारा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है तो इस बार जो ऊर्जा दी जाएगी आयनन ऊर्जा सेकेंड, वो पहले वाले से ज्यादा दी जाएगी। क्यों? पहले झटका में निकाल दिए, आकर्षण कमजोर था। एक बार निकल जाने के बाद अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। और जब अट्रैक्शन बढ़ गया तो अब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो रहा है। यानी अगर ए धनायन से अगर ए पर 2+ लाना चाहे तो थोड़ी सी आयनन ऊर्जा इसकी बढ़ जाती है। और इसकी आकार की जहां तक बात है तो इसकी आकार तो और छोटी हो जाने वाली है। बोलो हाँ या ना। इसकी आकार छोटी हो गई बेटा, और अब जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा इनके बीच में बढ़ चुका है। क्या मेरी बात समझ पा रही है? अब और ज्यादा आकर्षण बढ़ गया, और ज्यादा मजबूती से खींच रहा है, और ज्यादा मजबूती से खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना और कठिन होने वाला है। क्या होगा जब एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दे तो बनने के तो A3+ बन जाएगा, लेकिन इस त्यागवाने के लिए जो आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि आकार हो गया छोटा और अट्रैक्शन हो गया ज्यादा, मजबूत आकर्षण हो गया। अगर आकर्षण मजबूत हो गया है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना अब होने वाला है बेहद कठिन। यानी आयनन ऊर्जा थर्ड का मान जो है वो ज्यादा हो जाएगा। अब तो और परमाणु छोटा हो गया और इसकी आकर्षण शक्ति तो और ज्यादा बढ़ गई। क्या है आपको देखने में मिला? तस्वीर क्या कह रहा है? स्पष्ट रूप से यह तस्वीर कह रहा है, ध्यान से देखिए। पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालना बेहद आसान है, परमाणु का आकार बड़ा था, आकर्षण कमजोर था। क्यों जी? आकर्षण कमजोर था, इलेक्ट्रॉन कम ही ऊर्जा देने पर निकल गया। दूसरी बार में आकर्षण बढ़ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद नाभिक का आकर्षण मजबूत हो गया कि नहीं? ऐसे समझो कि एक परिवार में 10 पुरुष और 10 महिलाएं थी। अचानक एक औरतिया भाग गई। अब कैसे भाग गई, कहा वो कांड की बात है, उधर मत जाओ। हम यहां बात कर रहे हैं तो इसी वहां का बात लगता है सोचने। तो नजर का फर्क है बेटा। हाँ, नजरिए में दोष है। हम का भाव कर रहे हैं? अरे भाग गई मतलब कि चल गई बाजारे दवाई के। अब भागने का तो कई सेंस होता है। अब कौना सेंस में भागा रहा है तू जाने। तोर भागना अलग है, हमारा भागना अलग है। हाँ, अब वो आदमी का चश्मा फ्रेम है ना जी, चश्मा किस चश्मा से देख रहे हो तो कैसा दिखेगा? चश्मा का शीशा लाल है तो हर चीज लाल दिखेगा, चश्मा का शीशा एकदम व्हाइट है तो सब कलर दिखेगा जैसा है वैसा। तो अपने चश्मा का फ्रेम बदलो। देख इधर, अब मामला ये है कि जब एक औरत भाग गई तो औरत की संख्या घट गई और मर्द की संख्या, तो आदमी अब बाकी औरतों को बहुत गहरा प्यार करने लगा, कहीं और न भाग जाए। तो अब जो है इसको भगाने में, औरतिया को भगाने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं?
क्योंकि अब क्या है, पुरुष सजग हो गए हैं। तो एगो और मेहनत करके हाथ करके एगो और भगा लिया, तो और भगा लिया तो अब पुरुष और सतर्क हो जाएंगे। तो क्या, हाँ, तो और भगाना आसान है क्या? दिक्कत है। कहने का भाव यह है कि किसी परमाणु से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हो उसकी आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो अगर किसी तत्व के लिए, मैं बात करूं किसी तत्व के लिए, किसी तत्व के लिए, अगर किसी तत्व के लिए बात करूं तो बेटा आयनन ऊर्जा का जो क्रम होता है, आयनन ऊर्जा का क्रम देखो रे, आयनन ऊर्जा का जो क्रम है, सबसे कम आयनन ऊर्जा कौन होती है? आयनन ऊर्जा पहली सबसे कम, उससे ज्यादा कौन होगी? आयनन ऊर्जा सेकेंड, उससे ज्यादा कौन होगी? आयनन ऊर्जा थर्ड, और ऐसे ही बढ़ते जाएगा। हाँ देखो एक बात बताते हैं, थोड़ी बात को सुनिए। इनके प्रश्न, और सुबह के बैच में भी ऐसा ही एक प्रश्न आया। इनका कहने का मतलब है, ये कहना चाहते हैं कि क्या किसी परमाणु के सारे इलेक्ट्रॉन गर्म करके धीरे धीरे निकाले जा सकते हैं? मेरा जवाब होगा हाँ। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11वां इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम ऊर्जा दोगे, निकल जाएगा। बल्कि सोडियम तो धातु है, उसको तो गर्म भी नहीं करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। दूसरा, 10वां इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी, 9वीं में और बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाते 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 जैसे जैसे बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन क्रमशः निकलते जाएगा। एक बात बताता हूं कि जितने भी हमारे तत्व हैं उनमें अलग अलग मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अलग अलग मात्रा में इलेक्ट्रॉनों को निकालना अगर है तो माना गया है कि एक बंद बर्तन के अंदर अगर हम कोई पदार्थ रख दें और उसके इलेक्ट्रॉनों को निकालना चाहें तो लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान करते करते अंदर के मटेरियल के सारे परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां? उस बर्तन के अंदर ही रहेंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ अब घूमने के लिए मजबूर नहीं होंगे, स्वतंत्र होंगे। तो बर्तन के अंदर अगर 10,000 डिग्री सेल्सियस का वातावरण कर दिया जाए तो बर्तन के अंदर दो चीजें मिलेंगी, एक तो निकला हुआ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन और दूसरा नाभिक। यानी बर्तन के अंदर खिचड़ी मिलेगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन का मिश्रण, और ये पदार्थ की अवस्था को कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। क्या बोलते हैं? और सूर्य के कोरोना में, सूर्य के बाहरी वारण को कोरोना कहते हैं, हीट ज्यादा है, 10,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। तो सूर्य के कोरोना में जो गैस है तो क्या परमाणु के रूप में होंगे? नहीं। इतनी एनर्जी है तो स्वाभाविक बात है कि वहां पर परमाणु के इलेक्ट्रॉन अलग और नाभिक अलग होंगे। हम अनुमान लगाए हैं, देखे तो नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान लगता है कि ऐसा ही होगा। यानी वहां सूर्य के कोरोना में सब कुछ प्लाज्मा की अवस्था होगी। तो प्लाज्मा अवस्था बहुत उच्च ताप पर होता है, यह तारों में पाया जाता है। ये बातें तो हो गई। अब काम पर बात सुनिए। यहां पर मेरी बात यह है कि अगर किसी परमाणु से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे उसकी आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? तो चलिए आप भाषा लिखिए। भाषा लिखिए। भाषा यानी लैंग्वेज, जो मैं बोल रहा हूं तब उतारिएगा। हेडिंग, व्हाइट वाला हेडिंग डालने के बाद आप लोग को लैंग्वेज लिखनी है। लिखिएगा। किसी परमाणु से लगातार इलेक्ट्रॉन निकालने पर उनकी आयनन ऊर्जा बढ़ती है। लगातार इलेक्ट्रॉन निकालने पर उनकी आयनन ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि
क्योंकि इनका आकार घटता है, इनका आकार घटता है और जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है। इनका आकार घटता है और जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है। जेड इफेक्टिव का मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। आप लोगों को ये कॉपी करना है, ये कॉपी करना है। ये डायग्राम जरूरी नहीं है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि आयन में आप लोग देखे हो कि आयन का आकार घटता है और जेड इफेक्टिव, तो ये जरूरी नहीं है, कर भी सकते हो नहीं कर सकते हो, लेकिन हाई वाला करना है। हाई डायग्राम जरूरी नहीं है। चलो ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये बीच वाला जरूरी नहीं है। कॉपी करिए। आइए अब हमको यहां पर क्या देखना है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं। कितने हैं? 118 तत्व हैं। 118 तत्वों की पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, सबसे एकक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो क्या सभी 118 तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान बराबर होने वाला है? जवाब होगा नहीं। जवाब होगा। उसके पीछे कारण क्या है? गाल पर से हाथ हटाइए, गाल नहीं भागा जा रहा है, गाल को पकड़कर मत बैठिए, समझे ना। टपकना होता तो बच्चे पर टपक गया होता, अब का टपकेगा। यार सुनिए, तो मैं ये बात बोल रहा हूं कि 118 तत्वों की आयनन ऊर्जा समान नहीं हो सकती। कारण क्या है? सभी की आकार अलग अलग है, सभी की नाभिक की खींचने की ताकत यानी जेड इफेक्टिव अलग अलग है, सबके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है, और सबके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन भी समान या असमान हो सकते हैं। इन सभी स्थिति को देखने पर साफ बात पता चलता है कि सबके परमाणु के बाह्यतम कक्षा से समान इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बराबर ऊर्जा नहीं दी जाएगी, कम बेसी होगी। तो एक बात सभी नजर इधर बनाए थे। एक बात, और वो बात क्या है कि हमको इस पाठ में ये नहीं पढ़ना है कि किस तत्व की आयनन ऊर्जा कितनी है, यानी हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा कितनी है, हीलियम की कितनी है, लिथियम की कितनी है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सोडियम, पोटेशियम, ये जितने भी हैं इनकी आयनन ऊर्जा कितनी है, ये हमको नहीं पढ़ना। कारण अभी तक हमारे पास स्टूडेंटों के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं आया जिससे कि हम किसी भी तत्व की आयनन ऊर्जा निकाल सकें। आयनन ऊर्जा निकालने का एक फॉर्मूला आया था, और वो था आयनन ऊर्जा का फॉर्मूला परमाणु संरचना में पढ़े थे 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन यह फॉर्मूला तब लागू होता है जब किसी तत्व के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन हो, यानी हाइड्रोजन के लिए तो सही है, हीलियम आयन के लिए तो सही है, लेकिन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम परमाणु, लिथियम परमाणु, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक से ज्यादा है, उन पर यह फॉर्मूला लागू नहीं होगा। अभी तक हमारे पास, स्टूडेंट के पास, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं मालूम है जिससे कि हम किसी तत्व की आयनन इंथैल्पी यानी आयनन ऊर्जा की गणना कर पाए। तो फिर आयनन ऊर्जा की गणना कैसे की जाती है? तो बोलते हैं कि वैज्ञानिक लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं, और एक्सपेरिमेंट करके निकाल करके डेटा दे देते हैं कि भैया आप लोग के पास मात्र 118 तत्व है, 118 का डेटा ले लो, और ये डेटा ही निकाला गया है लैब से। तो क्या हम लोग को डेटा याद करना पड़ेगा? जी नहीं। कंपटीशन जब डेटाबेस क्वेश्चन नहीं पूछा करते, यानी ऐसा क्वेश्चन जो रटने वाली है वो नहीं पूछा जाता। वरना अगर फेल कराना हो तो 10 मोबाइल नंबर ऊपर लिखो, मोबाइल नंबर नीचे लिखो, कह दो गुणा करके बताओ, लड़का ओकरे में कितना घबरा जाएगा। हाँ जी, तो फेल करने का तो बहुत उपाय है? तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा करते, डेटाबेस क्वेश्चन नहीं। तो हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? हमको इस चैप्टर में पढ़ना है तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब कि अगर 4 तत्व दे दिया है तो हमको तुलना करना है कि किसकी आयनन ऊर्जा किससे ज्यादा है और किसकी आयनन ऊर्जा किससे कम है। यानी जैसे आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, 4 तत्व ऑप्शन में दे देगा, ABCD 4 तत्व दे दिया, और क्वेश्चन पूछा कि निम्नांकित में से किसकी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक है,
यह क्वेश्चन पूछा कि निम्नांकित में से किसकी आयनन ऊर्जा न्यूनतम है। यह क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित चार तत्वों को बढ़ते ऊर्जा के क्रम में या घटते ऊर्जा के क्रम में सजाएं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमको ऊर्जा की मात्रा कभी नहीं पूछेगा, बल्कि पूछेगा कि किसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा या किसकी आयनन ऊर्जा कम है। इस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। अगर हमारे पास इस तरह के प्रश्न आने वाले हैं तो हमें जानना पड़ेगा कि आखिर वो कौन कौन से कारक हैं, यानी फैक्टर हैं, जिनके वजह से आयनन ऊर्जा किसी तत्व की बढ़ सकती है या आयनन ऊर्जा घट सकती है। अगर हम ये जान लेते हैं कि ये एक कारण जिम्मेदार हैं जिनके वजह से किसी की आयनन ऊर्जा बढ़ी होगी, या ये एक कारण जिम्मेदार हैं जिनके वजह से इनकी आयनन ऊर्जा घटी होगी, तो हम उन कारणों का पता लगा करके जान पाएंगे कि ये रियल में किस स्थान पर है। इनमें ये एक कारण लागू हो रहा है तो इनकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए कि कम। तो अभी हम लोग को क्या जानना है? अभी हम लोग को यह जानना है कि आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। वो कौन कौन से कारक हैं जिनके वजह से आयनन ऊर्जा ज्यादा या कम होती है। तो सब लोग हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। सभी लोग हेडिंग डालिए, तो सभी लोग हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स affecting ionization energy। हिंदी लिख लो, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन ऊर्जा कारक। सभी लोग हेडिंग डालो, तो आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। सभी लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब करते रहिएगा, जितना घंटी फंटी है सब बजा बजा दीजिएगा। नहीं अजी 1000 सब्सक्राइबर तुरंत करना है ना। चलिए देखिए, सब लोग देखते हैं आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, परमाणु आकार। चलो हेडिंग डालो सब लोग, परमाणु आकार। बॉयज एंड गर्ल्स, किसी तत्व के परमाणु का आकार भी जिम्मेदार है आयनन ऊर्जा के लिए। मैं इस बात को ऐसे समझा सकता हूं, मैंने दो परमाणु बनाया, एक छोटा और एक बड़ा, और ये अनंत कक्षा है, ये भी अनंत कक्षा है। मसला को समझिए, इस परमाणु का नाभिक है और इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है। देखें, इसमें नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की नजदीकी ज्यादा है, इसमें दूरी ज्यादा है। तो बताएं कि कहां आकर्षण बल ज्यादा होगा, छोटा वाला में कि बड़ा वाला में? बच्ची लोग यहां देखें, यहां मजबूत आकर्षण है और यहां दुर्बल आकर्षण है। तो बताएं कि कौन अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग सकता है? किसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम ऊर्जा देनी पड़ेगी? बड़ा वाला में। तो इसके लिए आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकाल, इसके लिए आयनन ऊर्जा का मान जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। बोल हाँ या ना? इनके इलेक्ट्रॉन को, ऊपर वाले छोटे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन है, क्योंकि यहां पर लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा है। बोलो हाँ या ना? इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी। बड़े आकार के परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी बढ़ने के कारण आकर्षण कम होता है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, कम ही एनर्जी देने पर निकल जाएगा, यानी इसकी आयनन ऊर्जा कम होगी। यानी परमाणु आकार, सुनिएगा, परमाणु आकार अगर ज्यादा होगा तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा?
और अगर परमाणु आकार छोटा होगा तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी परमाणु आकार बढ़ने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है और परमाणु आकार घटने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। इसका अर्थ है कि आयनन ऊर्जा, ये जो आयनन ऊर्जा जो है वो आकार बढ़ने पर आयनन ऊर्जा का मान जो है वो घटता है। और अगर आकार को क्या कर दिया जाए, आकार को कम कर दिया जाए तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? अर्थात इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि जो आयनन ऊर्जा है वो परमाणु आकार का क्या चीज है? व्युत्क्रमानुपाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यानी आयनन ऊर्जा परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो भाषा को लिखे इसमें, यहां लैंग्वेज लिखे जी। नहीं पहले लैंग्वेज, एटॉमिक साइज में लैंग्वेज। किसी तत्व के परमाणु का आकार बढ़ने पर उसकी आयनन ऊर्जा घटती है, अर्थात आयनन ऊर्जा घटती है, अर्थात आयनन ऊर्जा परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। दूसरा, सेकंड नंबर पॉइंट देखिए। सेकंड नंबर पॉइंट, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश को कहते हैं जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। प्रभावी नाभिकीय आवेश है क्या बेटा? अगर ये परमाणु है समझो, और एक और परमाणु है, आकार कम बेसी हो सकता है, बताएं मुझे प्रभावी नाभिकीय आवेश है क्या? नाभिक के आवेश का कितना प्रभाव इस इलेक्ट्रॉन पर है, यानी कि यह नाभिक कितना तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचा है, कितने इसके प्रोटॉनों का आकर्षण इस पर प्रभावित है, इसे कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। और जितना ज्यादा नाभिक का आवेश इस पर प्रभावी होगा, जितना ज्यादा नाभिक का आवेश इस पर प्रभावित होगा, उतना ही ज्यादा मजबूती से इलेक्ट्रॉन खिंचाया रहेगा। बोल हाँ या ना? और अगर नाभिक का आवेश कम प्रभावित होगा तो मजबूती से कम खिंचाया रहेगा। कुल मिला जुला करके बातें है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब नाभिक का इस पर लगने वाला परिणामी आकर्षण, ना जी, परिणामी आकर्षण, नाभिक का आकर्षण इस पर जितना जोर का होगा प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा। तो जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा, जो कि यहां ज्यादा है, और यहां जेड इफेक्टिव का मान क्या है? कम है। अगर यहां पर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को मजबूती से खींचे रहेगा। तो बताएं कि इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें कठिन होने वाला है, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में?
ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होने वाला है, यानी इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यानी इसकी आयनन ऊर्जा की मान ज्यादा होने वाली है, और इसमें तो आकर्षण कमजोर है, तो इसकी आयनन ऊर्जा की मान क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो क्लियर एक बात हो गई कि भैया ये जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ने पर आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव का मान घटने पर आयनन ऊर्जा का मान भी, अतः हम लोग लिख सकते हैं कि आयनन ऊर्जा समानुपाती होता है जेड इफेक्टिव के। आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी। क्लियर है? तो इसमें भाषा तो लिखवानी है, इसको डायरेक्ट कॉपी करिए। टाइम हो गया है मुझे मालूम है, लेकिन एक और फैक्टर पढ़ाइए कि छोड़ूंगा। हाँ अच्छा, ये नहीं समझ, पहले बात सुनिए, इसमें लैंग्वेज लिखवाना जरूरी है क्या बेटा? इसमें लैंग्वेज लिखवाना जरूरी है? बात तो सबको समझ में आ रही है। हाँ? पहले से ही आप लोग इस बात को तो जानते हो कि जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस का प्रभावी आकर्षण, प्रभावी आवेश, कितना बाह्यतम कक्षा पर आवेश इसका प्रभावी है। मम्मी का प्यार बच्चे पर जितना प्रभावी होगा, लड़का घर छोड़ करके उतना ही कम जाने को चाहेगा। तब मम्मी मतलब नाभिक, अब बच्चा मतलब अगर इलेक्ट्रॉन, तब मम्मी का प्यार प्रभावी है, बच्चा घर छोड़ के नहीं जाएगा। मम्मी का प्यार कमजोर है, एगो टॉफी पर भाग जाएगा। देखिए तीसरा है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग मोहतरमा प्लीज आप लोग नजर बनाए रखें, कृपा रखें, थोड़ी सी आप लोगों की कृपा दृष्टि हम पर होनी चाहिए। हाँ जी, महिलाओं से टकराने की हिम्मत अभी कोई में नहीं है। सरकार अभी आप लोग को नहीं मालूम है, अभी लोकसभा का कोई बैठक नहीं होनी चाहिए थी, बस सत्र नहीं चलना चाहिए था, लेकिन आपात स्थिति में प्रधानमंत्री ने बुलाया और बोला 33% महिलाओं को आरक्षण देते हैं। ये को विरोध नहीं किया, ये को विरोध नहीं किया। मालूम है कौन भैया विरोध करके फेर में पड़े? इलेक्शन हारेंगे जीतेंगे बाद में, पहले घर में जाके तो का हाल होगा। 33% आरक्षण का कौन नेता बड़ा डरपोक जाति होता है। जितना कॉलर टाइट करके बहादुर बन के बाहर में घूमता है, घर में उतना ही चोर होता है। घर में उसकी पत्नी नेता होती है। हाँ, विधायक है ना, विधायक है, आप बाहर के लिए होंगे, घर में होकर पत्नी मंत्री होती है होकर, जान लीजिए। तो भैया खुल्लम खुल्ला लोकसभा में किसकी मजाल है कि विरोध कर दे? कोई है हिंदुस्तान में जो विरोध कर देगा? विरोध कर देने का मतलब है घर से निष्कासित, आज जो घर से निष्कासित हो समाज से निष्कासित। चलो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, यहां पर लास्ट में GURATION है, TION है, ION है, यानी अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझाता हूं बेटा। सभी लोग अगर हेडिंग डाल लिए हो
तो 2 मिनट के लिए बेटा नजर इधर बनाइएगा, 2 मिनट सुन लीजिए केवल। हम जानते हैं कि आप लोगों का समय समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी 2 मिनट सुन लीजिए शांतिपूर्वक, है शांति से सुने। अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन, CONFIGURATION। सब लोग नजर इधर बनाए बेटा। देखिए परमाणु संरचना पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था, मान लीजिए कि ये नाभिक है, परमाणु में कई कक्षाएं हैं और यह मान लेते हैं कि संयोजी कक्षा है, संयोजी कक्षा, और यह है अनंत कक्षा। इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां निकालना है इसमें, और इसके लिए हमको अनंत कक्षा में इसके लिए देनी है आयनन ऊर्जा। महत्वपूर्ण बात क्या है, थोड़ी इसकी स्थिति पर चेक करें। इसकी स्थिति देखिए, इसकी सिचुएशन, जिस इलेक्ट्रॉन को आप निकालने जा रहे हो, प्लीज प्रणाम है आप लोगों को, आपसे टकराने की हिम्मत किसी में नहीं है, लेकिन एक मतलब ये नहीं है कि सीधे खड़े मारिए। महिलाओं का इज्जत हम करते हैं, लेकिन कबो को भाई माइक रख देंगे ना तो हम भस्मासुर हो जाते हैं। देखिए अरे लाइन पर आ, दो मिनट केवल आप लोग 2 मिनट कंसंट्रेट होकर सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर है। देखें, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां निकालना है, यानी बाह्यतम कक्षा से अनंत कक्षा में ले जाना है, और इसके लिए हमको देनी पड़ेगी ऊर्जा, और जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है आयनन ऊर्जा, लेकिन कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी यह निर्भर करेगा इस इलेक्ट्रॉन के सिचुएशन पर। सिचुएशन अर्थ समझाता हूं। इलेक्ट्रॉन यह किसी न किसी कक्षा के किसी न किसी उपकक्षा में होगा, तो कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 तरह के होते हैं। एक पूर्ण भरे हुए ऊर्जा स्तर, पूर्ण भरे हुए ऊर्जा स्तर। पूर्ण भरे हुए ऊर्जा स्तर का मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, S में 2, P में 6, D में 10 और F में A अस्थाई है। और एक होता है अर्ध भरे हुए, अर्ध भरे हुए ऊर्जा स्तर। इसमें S में 1 नहीं आता, S में 1 हमेशा अस्थाई होता है। P में 3, D में 5 और F में, थोड़ा इस बात को विचार करें। क्या विचार करना है सोचें। मान लीजिए कि P में 6 है, P में अगर 6 है तो इसका मतलब है कि सब में डबल डबल इलेक्ट्रॉन है और यह अस्थाई है। और जिस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इन्हीं में से किसी एक इलेक्ट्रॉन यह है। सभी लोग कृपया अपनी नजर को इधर बनाए रखें। जिस इलेक्ट्रॉन को निकालना है वो इन्हीं में से कोई एक है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में भयंकर कठिनाई होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इसका अस्थायित्व तो क्या होगा जी? भंग हो जाएगा। तो क्या यह परमाणु चाहेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन निकल जाए? यह निकलने वाले इस इलेक्ट्रॉन का पुरजोर विरोध करेगा। हां, अगर ऐसा वातावरण होता, मान लीजिए ऐसा वातावरण होता, ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तब तो अस्थायी, तब तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन अगर यह पूर्ण भरा हुआ है, डबल डबल है, तो पूर्ण अस्थाई है, शांत है, इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो भयंकर कठिनाई होने जा रही है।
तब जिनके, या अगर दूसरी बात कहूं, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि सब अर्ध भरे हुए हैं, सभी लड़के कुंवारे हैं, इसमें सारे शादीशुदा थे, भरा पूरा परिवार था, तलाक होने पर परिवार उजड़ जाता, इसलिए किसी भी महिला पुरुष को भागना अलाउ नहीं है, पर पुरजोर विरोध होगा। यहां 3 दोस्त हैं, तीनों कुंवारे हैं, पकिया फ्रेंड हैं, नहीं चाहेंगे, स्टेबल है, नहीं चाहेंगे कि एक भी दोस्त बाहर जाए, ये भी विरोध करेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन आप निकालने जा रहे हो वो अगर इस वातावरण या इस वातावरण का है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ी कठिन होने वाली है, और इनकी आयनन ऊर्जा स्वाभाविक रूप से थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने से इनका सत्यानाश हो जाएगा, इनका अस्थायित्व भंग हो जाएगा, इसलिए नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। जो पहले से अस्थायी है उनसे निकाल लो इलेक्ट्रॉन निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। अस्थायी अभी भी है, निकाल लोगे तो भी अस्थायी रहेंगे, और अस्थायी अभी भी है, निकाल लोगे तो भी अस्थायी रहेंगे। लेकिन जो पहले से अस्थायी है, अगर उनको, जैसे कहने के लड़का बेरोजगार है, ये हमारा रखो, चाहे बनारस रखो चाहे पटना रखो, क्या फर्क पड़ता है, कहीं रख लो। अगर लड़का गवर्नमेंट जॉब में सरकारी नौकरी कर रहा है, ओकरा के तनी हेजिया से होजिया ले जाओ तो जाएगा, वो अस्थायी है। वैसे स्टेबल वाले इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते। तो आप ये हेडिंग के अंदर इतना बना लीजिए, इतना 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 बना लीजिए, ये सब नहीं, कचरा मत उतारिए। हेडिंग के अंदर फिगर उगर नहीं है, सब मिटा दे रहा हूं, ये सब नहीं बनाना है। नहीं, 2 लाइन लिखना है मुझे, कट करना होगा।